सो कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। ये सुन के कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है ये सुन के जब आपको ये चीज़ कोई बोलता है। पर आप ही बताओ, आपको सिर्फ एक बेबी चाहिए या फिर एक हेल्दी बेबी चाहिए? सो दिस इज़ डॉक्टर ध्रुवी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लॉसम। तो आज मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि प्रेग्नेंट होने से पहले आपको क्या करना है ताकि बच्चा हेल्दी हो। क्योंकि बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं, पर अगर बच्चा हेल्दी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए प्लानिंग हमें पहले ही शुरू करनी होती है, जिसको हम लोग प्री कंसेप्शनल प्लानिंग बोलते हैं। मतलब कंसीव होने के पहले की प्लानिंग, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब आप फैमिली प्लान कर रहे हो दैट यू वांट टू कंसीव, उससे पहले जाके आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को मीट करना है। उनसे पूछना है क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी होंगी या फिर क्या मेडिकेशंस आपके लिए शुरू करना है। तो पहले हम बात करते हैं मेडिकेशन की। तो पहला मेडिकेशन होता है फॉलिक एसिड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉलिक एसिड सिर्फ एक देने की ही दवाई नहीं होता है कि बस प्रेगनेंसी के टाइम दे दिया। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस भी होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो बचपन में फॉर्म होती है, जो कि इनिशियल डेज में बच्चों की फॉर्म होती है, उसकी जो बनावटी ख़राब हो जाती है, उसको ये होने से बचाता है। और बाद में ये एक तरह से ब्रेन को भी, बच्चे के ब्रेन की भी डेवलपमेंट को अच्छा बनाता है। तो ऐसे तो अगर हम लोग आइडियली देखें तो 3 महीने पहले से, कंसीव होने के 3 महीने पहले पहले से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। पर अगर 1.5 महीने पहले से भी कोई लेना शुरू कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मार्केट में ये गोली ईजिली अवेलेबल होती है 500 माइक्रोग्राम्स के फॉर्म में। तो ये आपको आइडियली 3 महीने पहले से लेनी शुरू कर देनी है, और अगर आप नहीं लेते हो तो 1.5 महीने पहले लेनी शुरू कर देनी है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उसको अपना मोटापा कम करना होगा, ओबेसिटी कम करनी होगी। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो मम्मी के यूट्रस में कम हो जाती है। तो अपने वेट को रिड्यूस करना और उसको नॉर्मल रखना, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई फीमेल पहले से हाइपरटेंसिव है और हाइपरटेंशन की गोलियां ले रही है, तो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी हाइपरटेंशन की गोलियां सेफ़ नहीं होती है। तो वो डॉक्टर जो है वो आपकी टैबलेट्स चेंज करके आपको सेफ़र हाइपरटेंसिव्स पे शिफ्ट करेंगे, ताकि आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपके बच्चे की बनावट में कोई भी दिक्कत नहीं हो बाद में जाके। सेम वही, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो आपकी डॉक्टर आपके डायबिटीज़ के भी मेडिकेशंस को चेंज करेगी। इसके अलावा अगर किसी लड़की को या किसी भी औरत को पहले फिट्स आने की कंप्लेंट्स हैं और वो उसके लिए दवाई ले रही है, या फिर कोई एंटीसाइकोटिक दवाई ले रही है किसी भी दिमागी बीमारी के लिए या फिर किसी भी रीज़न के लिए, तो वो दवाइयाँ भी चेंज करनी होती है और उसका लो डोज लेना होता है, जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। और उसके साथ साथ में आपको फॉलिक एसिड भी लेना होता है। और जो भी फीमेल स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंज्यूम करती है, आपको अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी ड्रग अब्यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सब बंद कर देना है। अब ये था जनरल एडवाइस जो प्रेगनेंसी के पहले किसी को दी जाती है। अब हम आते हैं मेडिकल एडवाइस पे। तो मैं अपना बुक रेफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है कि क्या क्या आपको बताना है, क्योंकि ऑब्वियसली सब मैं एक साथ याद करके नहीं रख सकती हूँ। तो पहला वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के टाइम ये होता है कि आपको अपना ब्लड शुगर हमेशा मेंटेन करके रखना है। आपका HbA1c हमेशा 6.5 से कम होना चाहिए, और आपका ब्लड शुगर जो है 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आपका मेंटेन होना चाहिए। और आपकी डॉक्टर आपकी दवाइयों को शिफ्ट करके दूसरी दवाइयाँ कर देंगी। अगर आप हाइपरटेंसिव हो तो आपकी बीपी हमेशा 140/90 से नीचे रहना चाहिए, आइडियली 130 to 80 आप बोल सकते हैं। अगर आप कोई भी ACE इनहिबिटर या फिर ARB इनहिबिटर्स पे हैं, तो वो चेंज करके डॉक्टर आपको दूसरी सेफ़र एंटी हाइपरटेंसिव्स देगी जो प्रेगनेंसी में ली जानी चाहिए। तीसरा, अगर आपको कार्डियक डिजीज़ेज़ है, तो बहुत सारी ऐसी कार्डियक डिजीज़ेज़ होती है जिसमें कंसीव करना आपके लिए भी खतरा हो सकता है और बेबी के लिए तो होगा ही होगा। तो आपको जाके डॉक्टर को ये दिखाना है, ताकि ये पता चले कि कार्डियक डिजीज़ कौन सा है और आप उसमें कंसीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और अगर आपने कंसीव कर लिया तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस आगे लेने हैं, ताकि आप भी सेफ़ रहो और आपका बेबी भी सेफ़ रहे। इसके अलावा जो मैंने आपको एपिलेप्सी का पहले ही बता दिया था, मतलब फिट्स आने का पहले ही बता दिया था। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी चलती आ रही हो, तो वो आगे जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके में और आपके हस्बैंड में से बच्चे में जाने की चांसेस कितनी ज़्यादा हैं। तो इस टाइम पे दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके और आपके हस्बैंड की कैरियोटाइपिंग या फिर क्रोमोसोमल स्टडी करके डॉक्टर ये पता लगा सके कि आगे के बच्चों में वो बीमारी जाने की चांसेस कितनी ज़्यादा है।
फिर एक दूसरी चीज़ होती है BOH, जिसको हम लोग बोलते हैं बैड ऑब्स हिस्ट्री। इसमें ये होता है कि अगर किसी फीमेल को 2 या 2 से ज़्यादा अबॉर्शन हो रही है तो वो भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि अबॉर्शंस किस टर्म्स में हो रही है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। यहीं पे एक पेशेंट आई थी, वो G3 थी, ग्राविडा 3 थी, मतलब तीसरे टाइम प्रेग्नेंट थी। इससे पहले उसके 2 अबॉर्शंस हो रखे थे। पहला अबॉर्शन भी 5th मंथ पे हुआ, दूसरा अबॉर्शन भी 5th मंथ पे हुआ, और ये तीसरी बार अभी वो हॉस्पिटल में आई विथ डेथ ऑफ द फीटस इन द यूट्रस, IUD था वो। तो अभी इवैल्यूएट करना उस पेशेंट का बहुत ही ज़रूरी है कि अबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं। तो इस बार जो उसका हमने फीटस निकाला अबॉर्शन के बाद, उसको हम लोगों ने कैरियोटाइपिंग के लिए भेजा ताकि पता लग सके कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलो, आपने फाइनली कंसीव कर लिया, तो कंसीव किया तो टोटल आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन वैसे तो हम सबको पता है, हम 9 महीने बोलते हैं, पर अगर हम इसको वीक्स में बोलें तो ये 40 वीक्स होता है, और अगर डेज़ में बोलें तो 280 डेज़ होता है। तो ये आपका होता है कंसीव होने का पीरियड। अब आप बहुत लोगों से सुनते होंगे कि मैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हूँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हूँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है? तो अगर हम महीने के टर्म्स में बात करें तो पहला 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फिर आगे के 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट का 3 महीना आपका थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया। और अगर वीक्स में बात करें तो पहला 12 हफ्ता आपका हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, फिर नेक्स्ट 28 वीक्स तक आपका हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर, और फिर 9 वीक्स से लेके आपका टर्म तक वो आपका हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये तो हो गए आपके ट्राइमेस्टर्स। अब ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में टोटल कितनी बार आपको चेकअप के लिए जाना ज़रूरी है। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, WHO की बात करें, तो उस हिसाब से कम आपको 4 बार जाना चाहिए ANC चेकअप के लिए। पहला तो तभी जब आपने कंसीव किया है, फर्स्ट थर्ड मंथ में एक बार, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब तीसरे महीने से छठे महीने तक आपको एक बार जाना होता है, और फिर छठे महीने से लेके आपको 9th मंथ तक 2 बार जाना होता है। ये इतना हो गया आपका मिनिमम, इतना तो आपको जाना ही जाना है। अगर आप आइडियली बात करें तो आइडियली आपको कितनी बार जाना है? तो पहले 28 वीक्स में आपको हर एक महीने जाना होता है आपके डॉक्टर को दिखाने। उसके बाद 29 वीक से लेके 36 वीक्स तक आपको हर एक 15 दिन में दिखाने जाना होता है, और 36 वीक्स तक लेके जब तक आप डिलीवर नहीं हुए हो तब तक आपको हर एक हफ्ते जाना होता है। तो ये आपका हो गया कि आपको कितनी ANC विजिट्स करनी है। अब बात करते हैं आपके स्कैनिंग की, आपको कितनी स्कैनिंग करानी होती है। तो टोटल इंपॉर्टेंट 4 स्कैनिंग होती है। पहली स्कैनिंग तो जो होती है वो 8 से 10 हफ्ते के बीच में होती है, जिसको हम लोग डेटिंग स्कैन बोलते हैं। इस स्कैन में आपको ये पता चलता है कि आपकी डिलीवरी डेट कब है, बच्चा कहाँ पे है, बच्चा यूट्रस में है या यूट्रस के अलावा कहीं और पे गया हुआ है, फिर वही बच्चे की डेट क्या है। मोस्टली इसमें बच्चे की डेट जानने के लिए करते हैं, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो। और दूसरा ये कि बच्चा ठहरा कहाँ पे है। बाकी इसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दूसरा होता है हमारा NT स्कैन। इसमें जो ये हमारे गर्दन की थिकनेस होती है वो बच्चों में देखी जाती है, और तो इससे हमें मोस्टली जो बच्चे मंद बुद्धि पैदा होते हैं उनका पहले ही पता चल जाता है, पर सारे केसेस में नहीं पता चलता। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, उन्हीं का हम इससे पता लगा सकते हैं। तीसरा आपका 5वें महीने पे होगा, जिसको हम लोग अनोमली स्कैन देखते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही, मतलब बनावटी खराबी तो कोई नहीं आ रही है। तो वो 5वें महीने के स्कैन में देखा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तभी देखा जा सकता है। उससे पहले भी अच्छे से नहीं पता चलता है, उसके बाद भी अच्छे से नहीं पता चलता है। इसके अलावा एक हम लोग ग्रोथ स्कैन कराएंगे, जो कि हम लोग मोस्टली 7वें महीने या 8वें महीने में कराते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई आपकी स्कैनिंग। फिर अब आपका बचता है आपको कौन कौन से टैबलेट्स लेने हैं। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि प्री कंसेप्शनली ही आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना है। अब ये फॉलिक एसिड कब तक लेना होता है? तो कंसीव करके 3 महीने तक आपको फॉलिक एसिड लेना होता है। तो यही आपके बच्चे की बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा और बच्चे की डेवलपमेंट को अच्छा करेगा। इसके अलावा हम लोग चौथे महीने से आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ देना शुरू करते हैं। तो ये आयरन और कैल्शियम की गोली कैसे लेनी है? अब आयरन की गोली आइडियली तो भूखे पेट खाली पेट लेना चाहिए, क्योंकि लेने के बाद थोड़ी सी नॉजिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द कॉमन होता है, गैस्ट्राइटिस लोगों में कॉमन होता है। पर यूजुअली जो हम लोग यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम बोलते हैं कि रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको लेना है, उससे पहले नहीं, खाना खाने के आधे घंटे बाद। और आप इसको नींबू पानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। और आपको कभी भी ये लेने के थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, क्योंकि ये इसके एब्जॉर्प्शन को कम करता है।
फिर दूसरी होती है आपकी कैल्शियम की गोली, जो कि हम बोलते हैं दोपहर में लेने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोपहर में ही लेना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली के बीच में 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों साथ में आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स प्रोटीन पाउडर भी प्रेफर करते हैं लेना, जो कि कंपलसरी नहीं है, प्रोटीन पाउडर दिया जा सकता है। सुबह 2 चम्मच और रात को 2 चम्मच आपको दूध में मिक्स करके उसको लेना है। अब ये एक तरह से ये दवाइयाँ हैं जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट होती है, हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को ये गोलियाँ लेनी ही लेनी है। और ये जो आपने आयरन की गोली अभी शुरू की है, आइडियली ये आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक भी लेनी होती है, क्योंकि ब्लड लॉस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है डिलीवरी के टाइम। तो ये हो गई आपको गोलियाँ कौन सी लेनी है। अब आपने बहुत से बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा कि एक माँ है, उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है, तो उसको डबल खाना खाना है क्योंकि 2 लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, डबल खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो आप नॉर्मल कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपको 300 टू 400 कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करना होता है, उतने में काम चल जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स का कंजम्पशन उस टाइम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में जनरली क्या होता है कि हम लोग प्रोटीन बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। हमारे डेली के खाने में प्रोटीन सिर्फ मोस्टली दालों से, थोड़ी बहुत सब्जियों से आ जाता है, इसलिए हम लोग प्रेगनेंसी में मोस्टली प्रोटीन पाउडर देते हैं। पर अगर एग खाते हैं तो अंडा खा के, मूंगफली खा के, दालें खा के, ये सब खा के भी आप अपने अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी को अच्छे से इंटेक कर सकते हैं। तो यही था कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम क्या करना है, प्रेगनेंसी से पहले क्या करना है और प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना है। अब हर एक ट्राइमेस्टर में अलग अलग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में बताऊँगी। और हाँ, एक चीज़ रह गया, एक होता है टेटनस का इंजेक्शन। ये आपको मोस्टली चौथे महीने में लेनी होती है, और दूसरा डोज होता है उसके 4 हफ्ते के इंटरवल में हमें दूसरा डोज लेना होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। थैंक यू।